नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसकी बढ़ा दी गई, लगभग 10 अटेम्प्ट्स उसको मिल जाती है। ये सारे कार्य इसलिए किए गए हैं। और इसी तरह से मेरा दूसरा विभाग है, बात चली है तो विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण का। हमारे यहाँ जो यूजी की नेट की स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी में जो लोग जुड़े हैं वो जानते हुए, उसमें भी हमने 5 साल रिलैक्सेशन कर दी है और साथ ही साथ 5% का आरक्षण दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए। और एक हमारा एक संस्था है हमारी बाईराय, जो पीपी मॉडल में सहयोग करती है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पेस को भी हमने निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया। वो जहां जहां पर भी दिव्यांगों को लेकर के कोई यंत्र तैयार हो रहे हैं उनका भी सहयोग करती है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे कार्य हो क्यों रहे हैं। अब जैसे अब इन्होंने गाड़ी की बात की, एम्बुलेंस की, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, इस एम्बुलेंस का सदुपयोग हो ये हमारा सबका दायित्व है। ये विचार स्वामी जी का होगा, अभय जी का होगा, लेकिन जिम्मेवारी हम सबकी है। तो आप सबसे पूछे, सबसे पहले कहें कि भाई आपकी क्या जिम्मेवारी, तो मेरी ये जिम्मेवारी रहेगी, हम कोशिश करेंगे इसमें टेलीमेडिसिन का प्रावधान लाएं। और मैं डीसी साहब के साथ हम बैठ करके आप थोड़ा सा उसमें उसका एक योजना बनाइए। हमने एक प्रयास शुरू किया है। विशेष जी के होते ही डोडा में हमने गंढों में डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम का एक टेलीमेडिसिन क्लिनिक बनाया था, जहां 3 अस्पतालों के साथ हमने टाई अप किया था, अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर। 3 बच्चे थे उसके अंदर, आईटी के माहिर थे, एक बच्ची थी प्रतिभा, 2 लड़के थे। वो मरीज का मुआयना करते और फिर उसको टाई अप करते विशेषज्ञ के साथ, और 45-40 मिनट में उसको नुस्खा मिल जाता। अगर आप कॉर्पोरेट अस्पताल जाए तो हजारों रुपए लगेगा। इसमें भी ये बहुत महंगा काम था, लेकिन ये किसी सीएसआर के माध्यम से किया गया। या हम बाकायदा एक टेलीमेडिसिन की प्रोविजन, उसका प्रावधान सरकारी स्तर पर भी रख सकते हैं, और जो एमपी के तौर पर जो उसका सहयोग होगा वो भी करेंगे, ताकि उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए आपकी एम्बुलेंस में। केवल यदि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े, तो हमने उधमपुर में किया है, जिले अस्पताल में पंचायतों को जोड़ा, तो आप विशेषज्ञ के साथ कम से कम जम्मू तक बात कर सकते हैं। अब बात ये रही कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि भाई नेतागिरी को जरा शोभा लग जाती है इससे, या ये कोई बड़ा दान का काम हो रहा है। इसमें हम सबका स्वार्थ है। आपने देखा पिछले दिनों G20 की महिमा दुनिया भर में हुई। भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया। मोदी जी सबसे कदावर नेता दुनिया के उभर करके सामने आए, और आज तक भारत दुनिया की अगुवाई में काम करता था, आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम कर रही है। और ये प्रमाणित हुआ, तो वो विभाग में मेरे पास है। हमने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा कई बरस के बाद शुरू की थी, तत्कालीन सोवियत यूनियन अथवा रशिया या यूएसए के तुलना में। और जब हमने शुरू की तो वो लगभग चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, और अमेरिका ने पहला अपना एक मानव, नील आर्मस्ट्रांग जिसका नाम था, उसको चांद की धरती पर सन 1969 में उतारा गया। हम तब तक गाने गा रहे थे, गीत गा रहे थे, लोकगीत, चंदा बाबा। वो उतरा, लेकिन वहां पर पानी के होने का प्रमाण नहीं पाया उसने। ये हमारा चंद्रयान गया जो चित्र लेकर के आया, जो सिर्फ सबूत लेकर आया, प्रमाण लेकर आया कि वहां पर H2O मॉलिक्यूल था। यानी जीवन की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती। ये जो पहेलियां हम दादी माँ से सुना करते थे कि चांद की धरती कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, कैसी परियां नाचती होंगी, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की अगर प्रेरणा किसी ने दी तो हमारे चंद्रयान ने दी, अमेरिका के, रूस के नहीं दी। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पास योग्यता भी है, हमारे पास क्षमता भी है, हमारे पास मेहनत करने का वादा भी है, हमारी आंखों में अरमान भी है, दिल में सपने भी है, लेकिन अनुकूलता नहीं थी उस तरह की हमारे वातावरण में, जो नीति निर्धारकों ने डाल दी थी, या शायद जो नेतृत्व ने, वो अनुकूलता हमारी शुरू हो सकता है। या उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हो गए, जैसे इस बच्ची में थे, जैसे मैंने आपको बताया शीतल में,
उसके गुणों का कैसे एहसास होगा? वो सबूत तो है कि भैया उसने पढ़ाई कम कर ली। अब आप शीतल को कहोगे तू हैंड राइटिंग लिख के दे और मैं तुझे 100 नंबर दूंगी, मैं तेरी अध्यापक को तो नहीं कर पाएगी, लेकिन तीर कमान करेगी तो आप दूर खड़े हो जाइए, आपके शरीर पे जहां भी निशाना करना कर देगी। तो उसके गुणों की कैसे पहचान होगी? इस सरकार ने उस संवेदनशीलता के साथ इन कैटेगरीज को, इन श्रेणियों में भी उस रिजर्वेशन के दायरे में लाया और साथ ही साथ माता पिता को, क्योंकि ये जानकारी समाज में भी रहे और बहुत सारे जो लोग इसका लाभ ले सकते हैं उन तक भी नहीं है। माता पिता जिनके घर में कोई इस प्रकार का बच्चा रहता है उसको 27,000 रुपया प्रति वर्ष पहले मिला करता था, उसको हमने दुगना कर दिया, 54,000 कर दिया। क्योंकि दूसरे पहले शायद उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस प्रकार की उसको सुविधा नहीं दे सकते थे आप, अब वो सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उन सुविधाओं का खर्चा भी बढ़ गया। और यही नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोई महिला अगर सरकारी नौकरी करती है और उसका बच्चा इस प्रकार से इस परिस्थिति में से गुजर रहा है तो उसके लिए अलग से स्पेशल अलाउंस 3,000 प्रति मास, क्योंकि मां को जो कठिनाई आती है कभी कभी उसका एहसास शायद पिता को भी नहीं रहता। और ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो मेरे विभागों से जुड़ी है, क्योंकि ये विभाग में मैं देखता हूं डीओपीटी का, और उसमें डीओपीटी में हमने एक और काम किया, यूपीएससी का जो आपके आईएएस और सिविल सर्विसेज के इम्तिहान होते हैं उसमें एक होम कार्डर होता है, आमतौर से बच्चे उसकी प्रेफरेंस देते हैं जब पास होते हैं, कोई जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट हो गए, फिर वो दूसरा अगर नहीं मिले तो उसको वहां भेज देते हैं जो उसकी सेकंड चॉइस होती है, और सेकंड चॉइस में वैकेंसी खाली होती है। हमने दिव्यांग कैंडिडेट्स को एक तो उनकी फीस माफ कर दी, यूपीएससी में कोई फीस नहीं देनी, अपीयर होगी। दूसरा, उसको होम कार्डर के अतिरिक्त एक और कार्डर भी प्रेफरेंस के तौर पर लिखकर देने की मोहलत दे दी गई। यानी वो शुरू से ही ये तय करें कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर नहीं मिलता तो दूसरी मेरी कौन सी प्रेफरेंस है उसको वहां दिया जाएगा। और तीसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसकी बढ़ा दी गई, लगभग 10 अटेम्प्ट्स उसको मिल जाती है। ये सारे कार्य इसलिए किए गए हैं। और इसी तरह से मेरा दूसरा विभाग है, बात चली है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का, हमारे यहाँ जो यूजी की नेट की स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी में जो लोग जुड़े हैं वो जानते हुए, उसमें भी हमने 5 साल रिलैक्सेशन कर दी है और साथ ही साथ 5% का आरक्षण दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए। और एक हमारा एक संस्था है हमारी बाईराय जो पीपी मॉडल में सहयोग करती है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पेस को भी हमने निकाल के प्राइवेटाइज कर दिया। वो जहां जहां पर भी दिव्यांगों को लेकर के कोई यंत्र तैयार हो रहे हैं उनका भी सहयोग करती है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे कार्य हो क्यों रहे हैं। अब जैसे अब इन्होंने गाड़ी की बात की, एम्बुलेंस की, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, इस एम्बुलेंस का सदुपयोग हो ये हमारा सबका दायित्व है। ये विचार स्वामी जी का होगा, अभय जी का होगा, लेकिन जिम्मेवारी हम सबकी है। तो आप सबसे पूछे, सबसे पहले कहेंगे भाई आपकी क्या जिम्मेवारी? मेरी ये जिम्मेवारी रहेगी, हम कोशिश करेंगे इसमें टेलीमेडिसिन का प्रावधान लाएं। और मैं डीसी साहब के साथ हम बैठ करके आप थोड़ा सा उसमें उसका एक योजना बनाइए। हमने एक प्रयास शुरू किया है, विशेष जी के होते ही डोडा में हमने गंढों में डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम का एक टेलीमेडिसिन क्लिनिक बनाया था, जहां 3 अस्पतालों के साथ हमने टाई अप किया था, अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर। 3 बच्चे थे उसके अंदर, आईटी के माहिर थे, एक बच्ची थी प्रतिभा, 2 लड़के थे। वो मरीज का मुआयना करते और फिर उसको टाई अप करते विशेषज्ञ के साथ, और 45-40 मिनट में उसको नुस्खा मिल जाता। अगर आप कॉर्पोरेट अस्पताल जाए तो हजारों रुपया लगेगा। इसमें भी ये बहुत महंगा काम था, लेकिन ये किसी सीएसआर के माध्यम से किया गया। या हम बाकायदा एक टेलीमेडिसिन की प्रोविजन, उसका प्रावधान सरकारी स्तर पर भी रख सकते हैं, और जो एमपी के तौर पर जो उसका सहयोग होगा वो भी करेंगे, ताकि उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए आपकी एम्बुलेंस में। केवल यदि किसी विशेषज्ञ